Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer series for biology. Till now हम देख चुके हैं the cell envelope of eukaryotic cells, endomembrane system जिसमें हमने last lecture में endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome and vacuoles सारे डिस्कशंस कर लिए, डायग्राम्स देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी क्या बोलती है उसके बारे में हमने देख लिया. सो नाउ अब आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्मिड के बारे में. तो स्टार्ट करें. So now double membrane bound. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में अगर हम बात करें तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद देखेंगे हम प्लास्टिड. ठीक है. सो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिड. तो स्टार्टिंग विद द माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवर्ड बाय कॉलीकर. क्या नाम है साइंटिस्ट का? कॉलीकर. अब डिस्कवर किया, इसका मतलब यहां पर इन्होंने देखा होगा, इसे देखा होगा तो आसानी से दिख जाता है क्या? ये देखें. तो डिस्कवरी किसमें से की? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स. फ्लाइट मसल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिले होंगे क्योंकि फ्लाइट मसल्स में एनर्जी ज्यादा लगेगी. फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है. पर देखने के लिए स्पेसिफिकली कोई स्टेन लगता है. एनसीईआरटी बोलती है अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख सकता. सो स्टेन की बात करें तो स्टेन कौन सा है? जेनस ग्रीन बी. आपको माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखना है तो स्टेनिंग लगेगी. अब स्टेनिंग के बाद एक पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या एक जैसा ही होता है? हर सेल में एक जैसा होता है? नहीं. आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोला पावर हाउस ऑफ द सेल? इसका रीजन आगे चल के सेक्शन में देखेंगे. पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप, ये वेरिएबल है और ये किस पे निर्भर करेगा? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. एक सेल किस प्रकार का काम कर रही है. अगर सेल की एक्टिविटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो नंबर ज्यादा लगेगा. तो ये बेसिक सी बात है. इट डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल. किसी भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है. अब इसका हम शेप देख ले तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा है? इसका शेप सिलेंड्रिकल बोला जाता है, सॉसेज लाइक बोला जाता है. सॉसेज मतलब क्या होता है? एक नॉर्मली बोलते हैं ना, एक कटोरा जिसकी लेंथ
कंपैरेटिवली ज्यादा है विड्थ से। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 एनसीईआरटी देती माइक्रोमीटर्स तक है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ ऑन एवरेज इसकी 0.5 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, साइज वेरिएबल है, एक बेसिक सा शेप बता दिया सिलेंड्रिकल या सॉसेज लाइक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायग्राम कैसे बनाते, देखो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखें तो एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन कैसी है, देखो इन फोल्डिंग्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन है तो हम क्या बोलेंगे, दो। अब ये दो में से कौन सी मेम्ब्रेन स्मूथ है, देखो ये मेम्ब्रेन आउटर है, हम डिफरेंस लिखेंगे आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से बीच में ये जितना भी कंटेंट है, जो भी जगह है, दिस इज पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पीएमएस भी बोलते हैं या आईएमएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे यहाँ। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको इन फोल्डिंग्स दिख रहा है, दिस इज व्हाट क्रिस्टे, क्या है ये, क्रिस्टे। अब अंदर जो स्ट्रक्चर्स के अंदर एक फ्लूइड, ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड जो फिल्ड है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरनल कंपार्टमेंट में जितना भी मटेरियल फिल्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर ये जो क्रिस्टे है ना, इनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लार्ज करके देखेंगे, और ये स्ट्रक्चर्स है ऑक्सीजोम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम ऑक्सीजोम में क्या होता है। फिर इसके बाद अगर आप देखो जेनेटिक मटेरियल, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, जहां सिंगल मॉलिक्यूल दिख रहा है। इसके पास खुद का राइबोसोम है, ये हो गया आपका राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन से प्रकार का है, 70S। अगर हम बात करें जीनोमिक डीएनए, तो ये कैसा है इसका, जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब हेरिडिटरी डीएनए अलग होता है, बट हम इसे सिर्फ या तो जीनोमिक बोलने के बजाय आप इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोल सकते हैं। कैसा है ये, सर्क्यूलर। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे, जहां पर कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो आरएनए भी हो सकता है, फ्यू लिपिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एक जनरलाइज्ड डायग्राम आपने देखा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर में अभी डिफरेंसेस देखना पड़ेगा। अब बताओ, अगर ये बोर्ड हमारा सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया और रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल के बीच में एक बाउंड्री, कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, देखो ना सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन। और कौन सी मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है, दिख रहा है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। कौन से दो कंपार्टमेंट, एक तो हो गया मैट्रिक्स और एक हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। तो इसमें हम देख लें एनसीईआरटी का इनिशियल
क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक ये स्टेन नहीं होगा इसे हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप में। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पे निर्भर करेगा? वेरिएबल है ये, डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। एक सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, वो भी बहुत अलग, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। टिपिकली कैसा शेप है? सॉसेज लाइक, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, जिसका डायमीटर ऑन एवरेज हमने विड्थ लिखी है 0.5 माइक्रोमीटर्स और लेंथ है इसकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हो, हमने भी बनाया है डायग्राम। यहाँ पर एक्चुअल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिया है। कैसा सेक्शन दिया है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में यहाँ पर इन फोल्डिंग्स दिखाई गई है, क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, अंदर जो फिल्ड है दैट इज मैट्रिक्स। बट हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें हमने मैट्रिक्स के अंदर के कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन किया है। देखो मैट्रिक्स के अंदर भी क्या क्या हो सकता है। क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम्स है, ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई है, ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन उसके ल्यूमेन को डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी? आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस है। देखो इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसे मैट्रिक्स बोला, और आउटर में आपने बोल दिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। लिखा है ना यहाँ पर, डिस्टिंक्ट इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। आउटर कौन सा है? पीएमएस। तो इसके बारे में हमें स्पेसिफिक डिफरेंसेस लिखना पड़ेंगे, क्योंकि जितना कंटेंट अभी एनसीईआरटी यहाँ लिखती है इस कंटेंट को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन्स देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन वर्सेस इनर मेम्ब्रेन। अब इनमें देखना सबसे पहली चीज आएगी कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी है। आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ। पर अगर हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो ये कैसी है? इनफोल्डिंग्स। अब इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोला हमने? क्रिस्टा। क्रिस्टा, क्रिस्टे, सिंगुलर प्लूरल मान सकते हैं। इसके ऊपर ये कैसी है? मोर परमिएबल। कंपैरेटिवली ये कैसी है? मोर परमिएबल। पर अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सिलेक्टिवली लेस परमिएबल। आपस में हम बात कर रहे हैं इनकी, किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल नीट में क्वेश्चन आ चुका है रिगार्डिंग द परमिएबिलिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की दोनों मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है? बाउंड्री है, बाउंड्री। इसके बीच में बाउंड्री है बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल के बीच में बाउंड्री। अब ये क्या करता है? ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। दो एक्वस कंपार्टमेंट, जिसका नाम क्या है? दो एक्वस कंपार्टमेंट में सबसे पहले तो पीएमएस, ये आउटसाइड है, ये आउटर है,
और अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स, ये है इनसाइड। मैट्रिक्स के बारे में क्या है डिटेल में अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक, तो ये याद रखना, आउटर और इनर में कौन डिवाइड कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद अपन चलते हैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में आपने ऐसे स्पेसिफिक कोई एंजाइम्स के बारे में बात नहीं की गई है, पर इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलेंगे आपको। मैट्रिक्स में क्या क्या है ये देखेंगे। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज तो आपको दिखता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। एनसीईआरटी सिंगल बोल के कंफ्यूज कर देती है, बच्चा सोचता है कि डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल, तो सिंगल मॉलिक्यूल है पर स्ट्रैंड कैसे हैं, डबल। फिर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर क्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स है, इसके अलावा और क्या है, कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ लिपिड मिलेंगे। ये मैट्रिक्स के अंदर हो गया। ठीक, तो मैट्रिक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक साइकिल्स चलेंगी क्या, हाँ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइकिल्स रन होंगी। मैट्रिक्स में हम बोल सकते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी साइकिल्स यहाँ पर होती है, क्रेब साइकिल, डिटेल में देखेंगे रेस्पिरेशन में। लिंक रिएक्शन यहाँ होता है। मैट्रिक्स में मिलने वाला कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो दिस इज क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन हो रहा है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसे बोल दिया पावर हाउस ऑफ दी सेल। अब पावर हाउस बोला है मतलब ये कोई एनर्जी जनरेट करता होगा। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आपने ऑक्सीजोम बोला था, तो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यह है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। मान के चलें ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की तरफ क्या फेस करता है, हेड, ये हो गया हेड, या फिर इसे हम बोलते हैं F1, ये हो गया F0, या फिर बेस, ये होता है स्टॉक। अब एक्चुअल क्या होता है देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं बिकॉज ये डिटेल में जाना मतलब हम रेस्पिरेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ एक चीज याद रखना, इकट्ठा होते जाते हैं इस स्पेस में H+, इस स्पेस में क्या इकट्ठा होगा, H+। कैसे होते हैं, कौन लाता है, ये सब आगे की बात है। ये H+ जब इकट्ठा होगा तो ये मैट्रिक्स की तरफ भागेगा। जैसे ही ये यहां से जाता है मैट्रिक्स की तरफ तेजी से, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है, F1 घूम जाता है और F1 के ऊपर लोकेटेड है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। F1 पे कौन बैठा है, एटीपी सिंथेटेज, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी की मदद से
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाता है और क्या प्रोड्यूस हो गया? एटीपी। सो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी। दे दिया एटीपी। अरे तो एटीपी क्या है? एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अगर ये एनर्जी करेंसी है सेल की और एनर्जी करेंसी बन रही है, इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ डन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया किसका? ऑक्सीजोम। इसी को हम बोलते हैं F0F1 पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल, दूसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो ऑक्सीजोम आपने देख लिया। ऑक्सीजोम कहाँ लोकेटेड है? ऑक्सीजोम क्रिस्टे पे लोकेटेड है, या आपने बना दिया था इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स बना दी थी क्रिस्टे, और क्रिस्टे के ऊपर आपने देखा कि मैट्रिक्स की तरफ क्या फेस कर रहा है? हेड। तो जैसे ही तेजी से H प्लस गया तो एटीपी जनरेट हुई। कैसे जनरेट हुई? एटीपी सिंथेटाइज ने करी। एनर्जी कहाँ से मिली? जो कन्फर्मेशनल चेंज आया H प्लस के मूवमेंट से, फिर घूम गया था उसका, तो इसीलिए उस एनर्जी को यूज करके उसने एटीपी बना लिया। दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है? बाइनरी फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या शो करता है? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन के दौरान इसका नंबर डुप्लीकेट्स बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेल डिवीजन। सेल चैप्टर के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? सेल डिवीजन। तो याद रखना कि सेल डिवीजन में हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है। अगर आपको अभी इस लेक्चर के दौरान याद आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि कौन सी सेल डिवीजन की स्टेप ऐसी है। ऑप्शन दे देते हैं, G1, G2, S फेज, G0 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इनमें से कौन सी फेज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है? ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं ये भी हमने देख लिया। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, हमने लिख लिया था ये। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसे हमने क्रिस्टा बोला, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टा इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। अरे ऐसी इनफोल्डिंग्स है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है। और इसके पास इसके खुद के एंजाइम्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से एसोसिएटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब साइकिल होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसीलिए हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। समझ जाना, जहाँ सिंगल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है और डबल स्ट्रैंडेड है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? फिजन से। एक नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, दैट इज सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल क्यों बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल? बिकॉज इसके पास खुद के क्या है? खुद का जेनेटिक मटेरियल है और साथ में खुद का प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम है। तो इसके पास खुद के राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन मटेरियल है, इसीलिए खुद के प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो हमने इसे बोला सेमी ऑटोनॉमस। ये किस थ्योरी से आया है? ऐसा माना जाता था कि ये पहले एक बैक्टीरिया की सेल थी जो हमारी यूकैरियोटिक सेल में घुस गया और रहने लगा। तो एंडोसिम्बायोसिस या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है
कि प्रोकैरियोटिक सेल था पहले, कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये याद रख भी सकते हो, एज सच एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया है, बट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और इसके जैसा ही प्लास्टिड, ये क्या थे? ये किसी समय पर बैक्टीरिया की सेल थे और या बैक्टीरिया थे और फिर ये यूकैरियोट्स में चले गए और रहने लगे, नंबर बढ़ाने लगे। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएं। ऐसा ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है प्लास्टिड। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। ठीक है, अब प्लास्टिड के बारे में तो देखें कि प्लास्टिड का साइज बताओ कंपैरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है कि छोटा है? ये कंपैरेटिवली साइज में बड़े रहेंगे। कब? एक ही सेल को कंपेयर करना है, हाँ? किसी और ऑर्गेनिज्म की सेल को किसी और से कंपेयर करके मत साइज बता देना। तो ये साइज में कंपैरेटिवली कैसे है? बिगर है। बोला जाता है कि इनका साइज माइटोकॉन्ड्रिया के साइज से कंपेयर करें अगर सेम सेल से, तो इनका साइज बिगर है। क्या इन्हें स्टेनिंग लगती है? नहीं। इनके पास क्या मौजूद है? पिगमेंट्स। ये किसमें होगा? प्लास्टिड किन में प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लांट सेल्स में है। साथ में प्लांट सेल के अलावा इन्हें यूग्लिनॉइड्स में भी देखा गया है। यूग्लिनॉइड्स मतलब सिंगल सेल्ड है ना, प्रोटिस्टा है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है, तो इसीलिए इनके पास भी प्लास्टिड देखे गए हैं। अब अगर हम देखें प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन, तो प्लास्टिड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पे हमने क्लासिफाई किया है 3 प्रकार से। प्लास्टिड को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स 3 प्रकार से क्लासिफाई करा है। सबसे पहले हम बात करें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो कलर से समझ में आ रहा है, तो क्रोमो मतलब ये कैसे प्लास्टिड होंगे? कलर्ड प्लास्टिड। अब कलर्ड प्लास्टिड है मतलब इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होंगे जिन्हें हम बोल सकते हैं कैरोटिनॉइड्स या फिर ज़ैंथोफिल्स, जिनके कारण से ये क्या करते हैं बताओ? कलर टू, दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेटा ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सब कैसे हैं? ऑल दीज पिगमेंट्स आर फैट सोल्यूबल। कैसे पिगमेंट है ये? फैट सोल्यूबल। तो क्या आप बता सकते हो दी ओनली वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के बारे में? हाँ मैम बता सकते हैं, लिख लो मैडम आप नाम, बताओ कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सोल्यूबल है? एंथोसाइनिन। बैंगन का कलर एंथोसाइनिन के कारण, ये है वाटर सोल्यूबल। कैसा पिगमेंट है? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। तो अगला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट की बारी आई तो ल्यूको मतलब व्हाइट होता है ना, ल्यूकोसाइट, तो ये क्या है? व्हाइट। अब अगर ये व्हाइट है मतलब हम इसे बोल सकते हैं बेचारा कलरलेस है। कलरलेस प्लास्टिड है। अब कलरलेस प्लास्टिड तो है, इसके साथ साथ बताओ कि इस प्लास्टिड का काम क्या होगा? अरे जिसके पास कोई कलर नहीं है तो उसे इम्पोर्टेंट फंक्शन दिया है, बोले तुम अट्रैक्शन तो नहीं करवा सकते, हाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। तो ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये फूड स्टोर करने के आधार पे
साइज इसका वेरिएबल है, इसका शेप या साइज कैसा है, वेरिएबल। किस पे निर्भर करता है, खाने पे, खाने पे निर्भर कर रहा है ना, क्योंकि स्टोर्ड फूड अगर ज्यादा होगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा। अब अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा तो इसे बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल स्टोर करेगा तो इसे हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। अगर प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट। ये सारी लेयर्स याद रखनी है। अमाइलो मतलब समझते ना, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग। तो ये किसको स्टोर कर रहा है, स्टार्च या कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट। इलायो को उल्टा पढ़ो, ऑयल या फैट या लिपिड। ऑयल हो गया ना। एल्यूरो मतलब किसे स्टोर कर रहा है, प्रोटीन। तो अमाइलोप्लास्ट हो गया, इलायोप्लास्ट हो गया, एल्यूरोप्लास्ट हो गया। ये किस प्रकार के प्लास्टिड के नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। तो आपकी बुक इतना समझाती है अबाउट द क्रोमो एंड द ल्यूकोप्लास्ट। एक है जो सबसे अलग है, सबसे अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो तीसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो तीसरी कैटेगरी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की बारी आई तो कलर से ही समझ में आ रहा है ये कैसे प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड। कैसे है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। मुझे बताओ, क्या प्लास्टिड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टिबल, आर इंटर कन्वर्टिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ग्रीन चिली, हरी मिर्च पकने के बाद किसमें बदली, रेड चिली। तो बताओ कौन सा प्लास्टिड किसमें बदला, ग्रीन रेड में बदली। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट किसमें बदल गए, ये क्लोरो था और फिर आगे ये क्या बन गया, क्रोमो। तो हमें समझ में आ गया, हरा टमाटर लाल टमाटर, हरा टमाटर किसमें बदल गया, लाल टमाटर में। तो ये कौन सा प्लास्टिड किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट इनटू दी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। ये चीज कहाँ दी है, देखो इतना कंटेंट एनसीईआरटी देती है बेटा। प्लास्टिड के बारे में अपन देखेंगे तो प्लास्टिड में दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनोइड्स में। दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों, ये लार्ज है। ठीक है, देन दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। तो कलर देते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। किसके आधार पे आपने प्लास्टिड को क्लासिफाई किया, टाइप ऑफ पिगमेंट्स के आधार पे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को, जहां पर सनलाइट को ट्रैक किया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स और दूसरी अदर पिगमेंट्स। अगर हम बात करें कलर में तो ये येलो, ऑरेंज, रेड हो सकती है। इनके स्पेसिफिक कलरेशन फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस करते हैं पिगमेंट्स। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट कैसे हैं, कलरलेस प्लास्टिड है और वेरीड शेप और साइज के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अमाइलो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है, पोटैटो में मिल रहा है। इलायो स्टोर्ड ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज अगर आप एल्यूरो की बात करें तो एल्यूरो में क्या है, एल्यूरो स्टोर दी प्रोटीन। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम,
सेक्शनल व्यू ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के सेक्शनल व्यू में सबसे पहली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा। ये इसमें देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर इसे हम स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये क्लियर दिखेगा। देखो, एक डायग्राम से हम आगे बात करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया रिगार्डिंग दी प्लास्टिड। इसके बाद आगे चले, क्लोरोप्लास्ट। देखो, यहीं पर हम डायग्राम भी बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का, और डायग्राम के साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है, पर मुझे बताओ क्या मैंने इसकी दो मेम्ब्रेन में से किसी एक मेम्ब्रेन को स्मूथ बनाया है क्या? नहीं, दोनों मेम्ब्रेन ही स्मूथ है, कोई इनफोल्डिंग्स नहीं, किसी में नहीं है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, कोई एक मेम्ब्रेन स्मूथ या इनफोल्डिंग्स नहीं। देखो, ये एक एक स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। आपको दिख रहा है कि मैम यहाँ पर तो क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट्स है, एक तो मेम्ब्रेनस पार्ट है और एक स्ट्रोमा है। देखो, यहाँ मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है? एक ही सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। अब ये बहुत सारे थाइलेकॉइड अरेंज हो गए, दिस इज व्हाट? ग्रेना। ग्रेना या ग्रेनम सिंगुलर प्लूरल में अंतर है। दो ग्रेना को जोड़ने वाला, देखो थैलेकॉइड क्या हो गया? फैल गया ये, तो ग्रेना को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लेमिली या फिर इंटर ग्रेनल थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा लेमिली या इंटर ग्रेनल थाइलेकॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद के राइबोसोम है, स्टार्च के फॉर्म में, फैट स्टोर, स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज बॉडी है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर हम एक जगह और देखेंगे, कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें याद रखें कि इसका जो मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट? मैट्रिक्स को क्या बोला है? यहाँ पर बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स को हमने क्या बोल दिया बेटा? स्ट्रोमा। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में देखें कि किस तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज, ये आपने कौन सी मेम्ब्रेन बनाई थी? आउटर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कौन सी थी? इनर मेम्ब्रेन। देखो, यहाँ पर भी आउटर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा परमिएबल है इनर से, पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स को हम देखें तो किसकी मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली लेस परमिएबल? तो याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट membrane is selectively less permeable than mitochondrial membrane। तो अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन थोड़ी सी ज्यादा परमिएबल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन थोड़ी सी लेस परमिएबल है। ये पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी में देखो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। ये इस बार नीट में असर्शन रीजन आ चुका है। नाउ आउट ऑफ द टू
inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Out of the two अगर हम बात करें तो दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम कंपेयर करें तो आउट ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल. क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है कंपैरेटिवली कम परमिएबल है. इससे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन. आई बात समझ में? और यहाँ पर अगर दोनों की आउटर इनर को कंपेयर करें तो आउटर ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर. देखो तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली लेस परमिएबल. इससे एनसीईआरटी ने बोल दिया है रिलेटिवली लेस परमिएबल देन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना. अब एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोला है बट ये बोल दिया है आउट ऑफ द टू कंपेयर करा है तो हमने फिर आउट ऑफ द टू बोल दिया. अगर आउटर और इनर को बोलोगे तो भी आउटर और इनर में से इनर वाली लेस परमिएबल है देन दी आउटर. अब यहाँ पर आ जाते हैं क्या नंबर क्लोरोप्लास्ट का एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं. क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बात करें तो ये वेरी करता है. 1 किसमें लिखा है एनसीईआरटी ने? क्लमाइडोमोनास. क्लमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेल्युलर एल्गी, है ना. क्लमाइडोमोनास अपन पढ़ेंगे ना एल्गी में. तो ये एक हो सकता है या तो ये 20 से 40 हो सकता है. किसमें? मीजोफिल सेल्स में. मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स. अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें. क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट. ठीक है. कौन से दो पार्ट होंगे क्लोरोप्लास्ट में? देखो सबसे पहला हम देखते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट. दूसरा होता है इसमें स्ट्रोमा. अब मेम्ब्रेनस पार्ट को आपने बोल दिया थाइलेकॉइड. क्या बोल दिया? थाइलेकॉइड. अब ये थाइलेकॉइड कैसा स्ट्रक्चर है? ये सैक लाइक है. थाइलेकॉइड दो प्रकार से अरेंज हो सकता है. या तो ये ग्रैनम बना ले. ग्रैनम मतलब हीप ऑफ कॉइन, सिक्कों के ढेर जैसे, या पाइल्स ऑफ कॉइन अरेंज हो गया. या फिर ये लेट जाए. लेट जाए मतलब इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा लेमिली. ठीक है. तो थाइलेकॉइड इसका मेम्ब्रेनस पार्ट है. मेम्ब्रेनस पार्ट में आपको दिख रहा है या तो ग्रैनम हो सकता है या स्ट्रोमा लेमिली हो सकता है. अब ये ग्रैनम जो हो गया, ये ग्रैनम ग्रैना सिंगुलर प्लूरल का अंतर होता है. ढेर बना दिया था, ये ढेर बन गया ना ग्रैना. तो स्ट्रोमा लेमिली मतलब जो इंटरकनेक्ट कर रहा है दो ग्रैना. स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा क्या है बेटा? स्ट्रोमा है मैट्रिक्स. ठीक है. स्ट्रोमा क्या हो गया? मैट्रिक्स. अब हम ये देख लें कि जो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं अबाउट दी रिएक्शंस, तो वो रिएक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं. तो अगर हम बात करें थाइलेकॉइड की तो थाइलेकॉइड के पास क्या होता है? पिगमेंट. अगर इसके पास पिगमेंट है तो ये क्या करेगा? ट्रैप सनलाइट. अब अगर सनलाइट को ट्रैप करता है तो इसका मतलब ये लाइट रिएक्शन करवा रहा है. लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो गया? फोटोकेमिकल. दूसरा नाम क्या हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट को ट्रैप किया जा रहा है. अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं भैया, है ना. फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे. अब एक पार्ट हो गया थाइलेकॉइड के अलावा आपने देखा था स्ट्रोमा या मैट्रिक्स. स्ट्रोमा में देखें तो स्ट्रोमा में होते हैं डार्क रिएक्शंस.
डार्क रिएक्शंस का मतलब क्या है? क्या हमेशा अंधेरे में होंगे? नहीं, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है, मतलब ये किसी पे तो डिपेंड करते होंगे ना, तो किस पे निर्भर करते हैं? डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मतलब एटीपी NADPH, ये क्या है? एनर्जी इंटरमीडिएट्स, और इन एनर्जी इंटरमीडिएट्स को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट पता है? केल्विन, मेल्विन केल्विन, इसीलिए हम इसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। और क्योंकि खाना बन रहा है कार्बन रिएक्शन, और खाना बनता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं बायो सिंथेटिक फेज। तो डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, बायोसिंथेटिक फेज, ये सारा हमने बोल दिया अबाउट दी स्टोमा। तो स्टोमा में ये सारी चीजें होती हैं बेटा। तो स्टोमा में ये एटीपी NADPH की मदद से क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। यहाँ पर थाइरोइड हो गया, स्टोमा हो गया, ये सब चीजें कहाँ दी है? देखो NCERT ने, द स्पेस लिमिटेड बाय, लिख दिया। यहाँ पर स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। A number of organized flattened sac-like structure, फ्लैट sac-like structure अपने बनाए थे ऐसे, ये थाइलेकॉइड है जो स्ट्रोमा में है। थाइलेकॉइड्स like piles of coin, heap of coins arranged है, जिन्हें ग्रेना बोला, और intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoid encloses space, जिसे हमने बोला ल्यूमेन, मतलब ये थाइलेकॉइड के अंदर जो भी जगह है उसे ल्यूमेन बोला। ल्यूमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑकस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो पानी टूटता है और H+ और किसमें? ये देता है ना, तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है किसके कारण से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के कारण से। ये थाइलेकॉइड्स के अंदर ल्यूमेन में होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स एनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम है बताओ जल्दी से? यहाँ पर ये डार्क रिएक्शंस हो रही है, तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। रुबिस्को मतलब राइबुलोस 1,5, नाम लिख लें, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। मोस्ट अबंडेंट, याद है बायोमोलिक्यूल्स में दिखा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, एंजाइम है ना, प्रोटीन है, इन बायोस्फीयर। सबसे अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में मिलने वाला कौन सा है? रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है। कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, क्यों? क्योंकि CO2 से भी बाइंड करने की एफिशिएंसी रखता है और O2 से भी बाइंड करने की रखता है। नेक्स्ट अपन देख लें, यहाँ पर दिया है अबाउट इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, वैसा ही राइबोसोम भी है। पिगमेंट्स प्रेजेंट है थाइलेकॉइड में, हमने पहले ही बात कर ली थी कि थाइलेकॉइड्स में पिगमेंट्स है। राइबोसोम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के कैसे है? स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, क्योंकि कौन से राइबोसोम है यहाँ पर? 70S
और इसीलिए हमने इसे भी वही नाम देना है जो माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, दैट इज सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी रहता है और स्ट्रोमा में मौजूद राइबोसोम भी है। राइबोसोम कौन से प्रकार के थे? 70s। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्मिड। थैंक यू सो मच।